हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ईवीएस जो कि एनसीईआरटी से हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यदि हम सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आपका 70% 70 से 75% लगभग आपका एनसीईआरटी से आता है और बाकी आपका जो है पेडागोजी आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने एक दो क्वेश्चन पेडागोजी के लिए हुए हैं और बाकी सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लिए हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, अब आप बताएंगे जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आप सभी ने देखा है, भली भांति देखा होगा। तो आपके विचार से जो सांप है वो वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट करें। ये प्रश्न सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आप प्रश्न को कर पाएंगे। जी हाँ, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, जो सांप होता है वो किसी भी वाद्य यंत्र की कंपन, उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को नहीं सुनता, वो क्या सुनता है, कंपन को सुनता है और कंपन के प्रति अनुक्रिया करता है, इसीलिए वह सिर को हिलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या फिर डाटा संग्रह का विकास करना। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करें। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि आपको नहीं पता है ना तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और नोट करने से अच्छा, आप नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट करने से भी अच्छा एक क्या होता है कि आप उस प्रश्न को कंटिन्यू देखें, यानी कि विदाउट स्किप किए हुए देखें और अपने माइंड में 4-5 बार उसको रिकॉल करें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पर। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सृजनात्मकता का विकास करना, अगर शिक्षक बच्चों को पशुओं के चित्र देता है लेकिन वो पशु जो हैं घरों में नहीं रहते, यानी कि जंगली पशु होंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, सोचेगा उनके बारे में, तो ये क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, बिल्कुल सही है। अब दूसरा है अवलोकन का विकास करना, जब वह सभी पशुओं को देखेगा चित्र में और उसमें रंग भरेगा तो कहीं ना कहीं अवलोकन भी करेगा। ऑप्शन नंबर 2 भी एकदम से सही है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, फिर क्या होगा, उन सभी उनको देखेगा, जितने पशु हैं उनको देखेगा और उनमें कलर देखेगा, किस में कौन सा कलर होगा, किस में कौन सा कलर होगा। तो हो सकता है कि उनको कलर के आधार पर वर्गीकृत कर दे, या फिर हो सकता है जो पशु हैं उनको छोटे बड़े के आधार पर कि कौन सा पशु छोटा है कौन सा बड़ा है, इस आधार पर भी वो वर्गीकृत कर सकता है। तो दोस्तों, ये वर्गीकरण कौशल का विकास भी है। लेकिन डाटा संग्रह, इससे किसी भी प्रकार का डाटा संग्रह नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 किस में सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी हैं। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना कि जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, बताएं। बताएं दोस्तों, कौन सा हो सकता है जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य, बताएं। जी हाँ, कमेंट करें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य की जब भी बात की जाएगी तो आपका हिमाचल प्रदेश आता है। आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट,
नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो पंजाब भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होता है। उत्तर प्रदेश नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, उत्तराखंड भी आपका जम्मू कश्मीर से चिपका हुआ नहीं है, ध्यान रखें, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये दो आपके जम्मू कश्मीर से सटे हुए राज्य हैं, तो ये आपका एकदम से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कौन से थे? जी हाँ। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, मिर्च आप भी खाते हैं, सभी लोगों के घर पे मिर्च सब्जियों में डाली जाती है, उपयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश के जो व्यवसायी थे, व्यापारी थे, वो मिर्च को यहाँ लेकर आए थे भारत में। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की, तो ध्यान रखिए, दक्षिण अमेरिका से जो आने वाले व्यापारी थे, वो हमारे देश में मिर्च के लिए लेकर आए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। और दोस्तों आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हों और चैनल पे यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो घंटी वाला बटन है इसको दबा दीजिए, और लाइक और शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? आपको बताना कि कौन सा कार्य जड़ जो है नहीं करती पौधे के लिए, ये आपको बताना है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जड़ तथा खनिजों का अवशोषण करना, या फिर भोजन भंडारण या फिर संचित करना। जी हम बताएं, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भोजन भंडारण करना, बिल्कुल संचित करना जड़ों का कार्य होता है। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, मिट्टी में जो जल और खनिज होता है उसका अवशोषण करना, ये भी कार्य होता है, आप सभी लोग जानते हैं। पौधे को सहारा देना, अरे भाई अब जड़ नहीं होगी तो पौधा गिर जाएगा, सीधी सी बात है, सहारा दे रहा है। लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये जड़ का कार्य नहीं है, और इसमें नहीं पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। आप सभी लोगों ने देखा है कि जो जहाँ पर पानी होता है, ज़्यादा पानी भर जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तेल डाल दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? तो वो ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। क्या मच्छरों के को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है, यानी कि मच्छर वहाँ से भाग जाएंगे, ऐसा हो सकता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं क्या? मच्छर तेल की परत में क्या फंस जाते हैं? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, कमेंट करें। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, तो मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है, तो ये गलत है। क्या तेल डालेंगे तो मच्छर वहां से भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये भी एकदम से गलत है। मच्छर तेल से नहीं मरते। नेक्स्ट, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी एकदम से गलत पॉइंट है। लेकिन जो तेल होता है वो वहां पर ऑक्सीजन को कम कर देता है, और ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो मच्छर ऑटोमेटिक मर जाते हैं, वहाँ पे उनका प्रजनन भी थम जाता है, यानी कि उनके जो और बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा करेंगे, वो नहीं हो सकते वहाँ पे। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? जी हाँ, बताएं। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रश्न है, तो चींटी भी आपकी रहती है ग्रुप में, यानी कि कॉलोनी में रहती है। दीमक भी रहती है, ततैया यानी कि बर्रा भी रहता है, और आपका लेकिन मकड़ी जो है वो आपकी ग्रुप में नहीं रहती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? आपको बताना कि यदि गुरप्रीत दिल्ली से चेन्नई गया तो वह
किस नदी को पार नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर लगभग आपका दिल्ली हो जाएगा इधर, और अगर हम बात करते हैं कहाँ गया, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई लगभग आपका इधर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि अगर यहाँ से यहाँ अगर आएगा तो किस नदी को पार नहीं करेगा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा या कावेरी, सॉरी कावेरी नहीं, नर्मदा। जी हाँ, बताएं बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की, तो ये इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, गंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी यूं जाती है, आप सभी लोगों को पता है। ये आपका इसमें गंगा नदी नहीं आएगी, वो गंगा नदी को पार नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम से सही ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जान संदर्भ पुस्तकें यानी कि उससे संबंधित पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तकें, बताएं अगर आपको क्या पढ़ाना है, ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाना है। जी हाँ, ईंधन संरक्षण की बात की जा रही है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए कमेंट करें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो अगर हमें ईंधन का संरक्षण अगर हमें पढ़ाना है तो पाठ्य पुस्तकें उसके लिए बेहतर सामग्री नहीं हो सकती, पोस्टर भी नहीं हो सकते, लेकिन समाचार पत्र ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र में ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से दिया जाता है, चित्र के माध्यम से दिया जाता है, बहुत सारी जगह के बारे में दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमें ईंधन संरक्षण के विषय में अगर पढ़ाना है बच्चे को, तो ये समाचार पत्र एकदम से सर्वश्रेष्ठ संसाधन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, अगर जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है उसको क्रियाकलाप के लिए समूह बनाना है तो उसको क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करें कि लड़के और लड़कियों के समूह अलग अलग बनाए जाएं, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए जाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो मुझे लगता है, मैं आपसे हमेशा जो कहता हूं कि कहीं पर भी यदि आपको केवल दिखता है तो केवल वाला तो आप तुरंत काट दीजिए, ठीक है। केवल वाला आपका हमेशा गलत होता है, 99% गलत होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अब बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए इस प्रश्न में और इस प्रश्न को आप कर देंगे। आई होप आप प्रश्न को बिल्कुल सही करेंगे। और यहाँ पर बात करते हैं अगर इस प्रश्न की, तो किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करें कि लड़के और लड़कियों के समूह अलग अलग हों। तो ये कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। अंकों के अनुसार यदि हम समूह बनाते हैं तो जो कम अंक वाले हैं उनका समूह अलग बनेगा और ज़्यादा अंक वाले हैं उनका समूह अलग बनेगा। और जो कम अंक वाले बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि हम तो भाई कम अंक वाले हैं इसीलिए हमें अलग कर दिया, हमें तो बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है सर ने। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में हीनता की भावना पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी एकदम से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो डी है वो एकदम से सही हो जाएगा कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। सभी बच्चे हैं उनको जो क्रियाकलाप करना है उसमें प्रतिभाग पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए और सभी का सहयोग अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जी हाँ, लाइक सभी भाई बहन यहाँ पर एक बार लाइक जरूर करें। सभी भाई बहन एक बार लाइक जरूर करें, एक ही बार लाइक करना है, लेकिन आप शेयर जरूर करें। शेयर आप अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, आप इन सभी को शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस प्रश्न की कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। आपको बताना कि यदि पर्यावरण अध्ययन हमें पढ़ाना है बच्चे के लिए
तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ किसको प्रस्तावित नहीं करती है, यानी कि क्या नहीं कहा जाता है उसमें? बच्चों को अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित या फिर विषयानुसार उपागम। तो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो अपने माइंड में जरूर सेट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है और आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिए कि बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़कर पढ़ाना। बिल्कुल बच्चों के जो पूर्व अनुभव हैं उनसे जोड़कर पढ़ाना, ये एकदम से उचित तरीका है एनसीएफ 2005 के अनुसार। हस्तपरक क्रियाकलाप, बच्चे को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए कि वो अपने हाथों से काम करे, अपने आप से काम करे, स्वयं काम करे। तो ऑप्शन नंबर बी भी एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर सी है तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, ये एकदम से गलत हो जाएगा। एनसीएफ में तकनीकी शब्दावली से परिचित करने की बात नहीं की गई है, उसको उसके लेवल के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, विषयानुसार भी एकदम से सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा था नहीं। और दोस्तों आपसे हमेशा जो कहता हूं कि जहां पर भी आपको नहीं दिखता है तो नहीं पे आप तुरंत मार्क कर लीजिए क्योंकि जो नहीं वाला है ना आपका प्रश्न गलत कर देता है, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इस प्रश्न को आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। मैंने कहा ना कि जहां भी नहीं दिखे आप तुरंत उसको मार्क करिए। जी हाँ, बताइए कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण के खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी है कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं, एकदम से आप सभी लोगों का सही है कि रटकर याद कर लेना, ये एकदम से गलत होता है और इसमें गलत ही पूछा है। और प्रश्न तो आपके अदर ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि आपको रटकर मिल जाए तो तुरंत ही लगा दीजिए कि ये गलत होगा और इसमें गलत पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीष्ट किया जा सकता है। उद्दीष्ट का मतलब क्या होता है बताएं, कमेंट करें, उद्दीष्ट का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि उद्दीष्ट का मतलब क्या होता है। तो उद्दीष्ट होता है चिंतन उद्दीष्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका जो चिंतन है उसको विकसित किया जा सकता है, उनको बाहर लाया जा सकता है, लोगों को समझा जा सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि उद्देश्य का मतलब होता है प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता है, कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। क्या ये सही है, क्या ये सही है? ये कहीं ना कहीं सही है दोस्तों, लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, क्या ये सही है? कमेंट करें, कमेंट करें, क्या ये सही है? तो ये आपका सही है। और शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, क्या ये सही है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर इसीलिए मैं इनको आपको कंफ्यूज कर रहा था कि प्रश्न को आपने ठीक से नहीं पढ़ा। प्रश्न क्या कहना चाहता है आप वो पढ़िए कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो सबसे कम प्राथमिकता वाला जो कारण है वो कौन सा है?
तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये एकदम से गलत हो जाएगा। ये सही था, इसीलिए मैंने आपको लगाया, आपको कंफ्यूज किया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें कंफ्यूज किया था। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जी हाँ, आपको प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, जो हर बार आता है। जी हाँ, और इस प्रश्न को आप सभी लोग सही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी गलत होगा भी नहीं। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही, एकदम से सही है, आप सभी लोगों का सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का जो फोल्डर होता है वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है, और पोर्टफोलियो में बच्चे से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है। आपने देखा है, बहुत बार देखा है, लेकिन क्यों बैठता है ये आपको बताना है। बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, तो मुझे लगता है कि केवल मनोरंजन करने के लिए तो नहीं बैठेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए एकदम से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करती है। अरे भैया क्यों? बगुले के क्या पंख कट गए हैं क्या जो उसको जाने में मदद करिए? अरे भाई बगुला उड़ सकता है, खुद जा सकता है, इतना कमजोर तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से गलत हो जाएगा। बगुला भैंस को चराना चाहता है। अरे भाई ये आपको क्या लगता है, बताइए, अगर बगुला भैंस को चराना चाहता है, क्यों ग्वाला है क्या भैया जो भैंस को चराएगा? क्या भैंस और गाय को चराने वाला है क्या बगुला? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी एकदम से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही होगा कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बगुला क्या होता है। बगुला जो भैंस होती है, भैंस के शरीर पे कुछ छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जूं भी होते हैं, और गांव के लोग आप समझते होंगे, अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो आप समझते होंगे कि छोटे छोटे कीड़े भी पाए जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो उन सबको खाता रहता है बगुला, उनको खा लेता है, और उससे दोनों को बेनिफिट होता है। बगुले को खाने के लिए मिल जाता है, और जो हमारी गाय या फिर भैंस होती है उसको क्या होता है, उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो कीड़े हैं वो काटेंगे, जो जूं है वो काटेंगे, तो उसको भी आराम मिलता है, उसको भी आराम मिलता है, दोनों को बेनिफिट होता है, यानी कि ये सहजीवी का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी कोई भी क्लास जो है मिस ना हो, सभी क्लासेस आपको उपलब्ध होती रहे। तो दोस्तों ऐसी आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आई होप आप अच्छे से प्रश्नों को समझे होंगे। और दोस्तों आपसे कहता हूं कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा, देखते हैं कब तक होता है, लेकिन आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना नहीं होना चाहिए। आपका जो टारगेट है ना, देखिए आपको जब इतना समय मिल गया तो आपने यदि कुछ बेनिफिट नहीं किया, यानी कि बेनिफिट का मतलब मेरा कहने का ये है कि आप पहले आपका जो टारगेट था नंबर लाने का, उससे अगर ज़्यादा नंबर आप नहीं ला सके तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं किया आपने। आपको इतना टाइम मिला, उसका आपने कोई यूज नहीं किया। तो आप टाइम का यूज करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।